Assalamu alaikum. In today's lecture, we are starting from the introduction of forensic pharmacy. So, in forensic pharmacy, what we are learning about and what are the matters and what are the things that are discussed in our course of forensic pharmacy. Now, the first thing uh, we mostly see in forensic pharmacy, the main word is the drug legislation. Drug legislation. Okay, what is it? What is it that what is the meaning of drug legislation? It means the regulatory procedures, basically the procedures through which drugs laws are formed. Like there must be some rules and regulations that are governing the business related to medicines. ठीक है. अब जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो हम ऐसे ही तो बना के मार्केट में नहीं बेच सकते ना. उसकी कुछ सेफ्टी और एफिकेसी, इस तरह के ट्रायल्स उसके ज़रूरी होते हैं. ये सब चीज़ें कि वो ड्रग सेफ़ है या नहीं है, या किस तरह से फॉर एग्जांपल एक ड्रग मार्केट में बन के आ गई है, अब उसको कैसे बेचना है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या उसके रेगुलेटरी के प्रोसीजर्स होंगे. सब चीज़ें जो है ये इसी टर्म के अंदर, ड्रग लेजिस्लेशन के अंदर जो है वो कवर करते हैं हम. और वो कौन से लॉज होंगे या जो कि डील करते हैं इस तरह की, जो गवर्न करते हैं ड्रग की सेल्स के लिए, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रग के रजिस्ट्रेशन की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना. ओके. द सेकंड थिंग इज prescription forgery. Prescription, the first thing is this, and the second thing is prescription forgery. The second term is the prescription forgery. Here we will study the ways of how to figure out the illegal prescription and the ways a person can do forgery in the prescription. यानी कि एक प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके अंदर कोई बंदा किस तरह से फॉर्जरी कर सकता है, या इनलीगल प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, किस तरह से हम उसको फिगर आउट करते हैं. तो ये सब चीज़ें भी हम फॉरेंसिक फार्मेसी के अंदर ही डील कर रहे होते हैं. देन ओके, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है प्रोडक्ट टैम्परिंग. ठीक है. In this, how a forensic pharmacist identify product tampering? So, it can be find out by labeling and packaging aspects by different rules. Example, the current rule to find out is labeling and packaging rule 1986. They have been last modified in September 2019. What? The labeling and packaging, okay, rule. लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल. अब एक फॉरेंसिक फार्मासिस्ट है, वो कैसे पहचाने कि ये प्रोडक्ट टेम्परिंग इसमें हुई है या नहीं हुई है, जो ये मेडिसिन है इसमें कोई टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है. तो बेसिकली अब उसके लिए जो हम लीगल वे जो हम फॉलो करते हैं वो कौन सा हमारे पास रूल होता है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल. ठीक है. इसके अंदर जितने एस्पेक्ट्स दिए हुए होते हैं उनको हम पढ़ के, उनको देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट टेम्परिंग है या नहीं है, जो कि हम आगे अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. बेसिकली सब बताने का मकसद ये था कि फॉरेंसिक फार्मेसी की क्या अहमियत है हमारे कोर्स के अंदर, और हम बेसिकली इसको पढ़ते क्यों हैं. ठीक है. देन अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज द आउटकम्स और
learning objective of forensic pharmacy course. Okay, what are the learning objectives या learning outcomes of forensic pharmacy course? According to PharmD Regulations 2005, study of this subject shall enable the students to become aware about the regulatory control of manufacturing and sale of drugs in Pakistan. The students should know about the laws and procedures regarding registration, okay, registration and sale of drugs, establishment of retail, okay, what? Retail, then wholesale and distribution. Distribution setups. Knowledge of rules and legislation is about controlled poison and dangerous drugs has also been given. अब फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़ने का क्या फ़ायदा है, पढ़ते क्यों हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कोई ड्रग है, हमें उसको रजिस्टर करवाना है तो क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह के हम प्रोसीजर्स को फॉलो करके ड्रग को रजिस्टर करवा सकते हैं, किसी ड्रग की सेल के क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, अपनी ही पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर हुई हुई ड्रग को या किसी और कंट्री से मंगवाई हुई ड्रग को क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो सब फॉरेंसिक फार्मेसी में हम पढ़ते हैं। अगर हम रिटेल का कोई अपनी फार्मेसी का सेटअप करना चाह रहे हैं, होल सेल का सेटअप करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम करना चाह रहे हैं ड्रग्स की, तो वो सब चीज़ें जो है हमारे पास कहाँ होती हैं, लॉज में होती हैं, और वो लॉज हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी के अंदर। अगर ये वाली सारी चीज़ें जो हम बात करें ना, तो ये बेसिकली हम कवर कहाँ पे हमारे पास कहाँ मौजूद है, ये फार्म डी का जो रेगुलेशंस है ना, फार्म डी रेगुलेशंस 2005 के अंदर। ओके, नाउ ओके, देन द कोर्स आउटलाइन तो आपके पास है कि आपको पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक पे आएंगे वो हम उस चीज़ पे आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू रीड एन एक्ट। ओके, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड बिल, what is ordinance, okay, and basic points, okay, some basic points that how can we read an act, and the differences between act and bill, and what is ordinance, then uh, federal government, okay, what is federal government, who is the part of federal government, or on which members it is based on, na? So now we are starting our act. That first, what the act, the first act that is in your course is the Drug Act 1976, and here we are discussing about it, that how can we read this act. Okay, first if we are talking about the act, of this act, the Drug Act 1976, basically it is an act to regulate the import, export, manufacturing, storage, distribution, sale of drug. Okay, the first is import, second export, manufacturing, third, four, storage,
एंड फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ सेल ऑफ ड्रग्स। बेसिकली जो अगर हम ड्रग एक्ट 1976 की बात करें तो ये बेस किस पे करता है, या इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको ये रेगुलेट करता है या जिसके बारे में ये बता रहा होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे इस चीज़ को रिपीट कर रही होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब आप आ जाएं इसके प्रियम्बल पे। कोई भी हम एक्ट पढ़ने जा रहे होते हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसका प्रियम्बल। एक सेकेंड, ठीक है, तो अब हम इसके प्रियम्बल पे आ जाते हैं। Whereas it is expedient to regulate the import, export, manufacturing, storage, distribution and sale of drugs, it is hereby enacted as follows. The first thing is, when we are reading about act, is the thing is आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी एक्ट के अंदर, कुछ इस तरह लिखा हुआ होगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब ये सब ये होता क्या है और ये क्यों एक्ट के अंदर लिखी हुई होती हैं चीज़ें, हम इसे क्यों और किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, और एक और चीज़ होती है ये। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो उसके बाद फुल स्टॉप हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्शन। ये चीज़ आपको ज़रूर ज़रूर याद करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर दिया हुआ, वो 1 2 3 कुछ भी, कोई सा भी रोमन हो सकता है, वो 9th भी हो सकता है, वो 10th भी हो सकता है, कुछ भी रोमन नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब क्लॉज। सब क्लॉज, ओके। उसके बाद अगर ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ाबेटिकल नंबर को अल्फ़ाबेट दिया हुआ हो कोई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ होगा तो उसे हम बोलते हैं सब सेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फर्स्ट सेक्शन देखें किस तरह लिखा होगा, 1 2 3 कुछ भी होगा और उसके बाद फुल स्टॉप होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रोमन दिया हुआ होगा, कुछ कोई भी रोमन नंबर, तो उसको हम बोलते हैं सब क्लॉज। अगर ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ाबेट दिया होगा तो उसे क्लॉज बोलते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर दिया हुआ होगा तो उसे सब सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अपने पास नोट डाउन भी करें। देन हम उसके बाद आते हैं अपने एक्ट की तरफ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो ये जो लिखा हुआ है 1 यहाँ पे, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 1 पॉइंट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको मैं बोलूँगी, क्या बोलूँगी, 1 और अगर उसके साथ डॉट हो तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, उसे हम क्या पढ़ते हैं, उसे हम सेक्शन पढ़ते हैं। इसे मैं बोलूँगी ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 किसका? ड्रग एक्ट 1976 का। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं क्या बोलूँगी, इसको अगर ब्रैकेट में हमारे पास कोई नंबर लिखा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सब सेक्शन। सब सेक्शन अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट दिया हुआ होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, नाउ अच्छा, अब हम आगे आते हैं इसके ऊपर। इसका शॉर्ट टाइटल हमने देखा। अभी मैं आपको ये एक्ट पढ़ा नहीं रही, बस मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि एक्ट हम पढ़ते किस तरह। अभी हम एक्ट जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको एक्ट को पढ़ने का तरीका बता रही हूँ ताकि मैं सेक्शन सब सेक्शन बोल रही हूँ तो आपको पता हो कि मैं कहाँ पे क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, पहले मैंने चीज़ बता दी आपको कि एक एक्ट को कैसे रीड किया जाता है, कि पहले हम उसकी जो हेडिंग होती है उसको समझते हैं, ये एक्ट कह क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में। फिर उसका हम प्रियम्बल पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या बात हो रही है। फिर उसका जो हमने शॉर्ट टाइटल देखा, शॉर्ट टाइटल में हमारे पास क्या था
कि उसमें लिखा हुआ होगा शॉर्ट टाइटल में कि भाई ये एक्ट जो है इसका नाम क्या है। इट इज़ एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, मतलब क्या है कि ये पूरे पाकिस्तान पे जो है ये एक्ट जो है वो लाजिम होगा या पूरे पाकिस्तान इस एक्ट को फॉलो करेगा। अच्छा, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जब ये एक्ट आ गया, ठीक है, जब गवर्नमेंट ने इसको दे दिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद इस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से इसकी डेफिनेशंस हैं और चीज़ें हैं वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इस चीज़ का कि हम किसी एक्ट को पढ़ कैसे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक्ट या लॉ हम कहते किसको है। ठीक है, व्हाट इज एन एक्ट या लॉ, ये होता क्या, ये ड्रग एक्ट 1976 और भाई बहुत सारे हम एक्ट देख रहे होते हैं, फार्मेसी एक्ट हो गया, ड्रैप एक्ट हो गया, तो ये एक्ट होता क्या, ये आया कहाँ से एक्ट ना। ठीक, तो अभी हम इसके कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्ट बनता कैसे है और भाई बिल क्या होता है, बिल और एक्ट में फ़र्क क्या होता है। ठीक, चलें जी। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि, एक सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ नहीं, अगर मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा ड्रग एक्ट 1976। अगर मैं पूछूं ये 1976 क्या चीज़ है, इसके अंदर ये क्या चीज़ होती है। सो it is the year when the drug act has been passed through the act of parliament. Okay, through the act of parliament. Okay, ठीक है, तो अगर ये कोई भी एक्ट है, कोई रूल है, कुछ भी है, कोई रेगुलेशन है, उसके आगे कोई ईयर लिखा हुआ है, तो वो ईयर उस चीज़ को मेंशन कर रहा होता है, उस साल को मेंशन कर रहा होता है कि जब वो पार्लियामेंट से जो है वो एक्ट, रूल या रेगुलेशंस पास हुई हैं। ठीक है, अब ये एक्ट बनाता कौन है। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु फॉर्म दिस एक्ट। ठीक है, हु फॉर्म दिस एक्ट। ओके, सो the act is formed by the government. Which government? The government is federal government. Okay, federal government formed the act. Now the second question is what is this? What is the federal government? Okay, federal government. So federal government, according to Constitution of Islamic Republic of Pakistan, it is under section 90. According to this, federal government means prime minister and federal ministry. Federal minister. Okay, what is federal government? Basically federal government is consist of, the one is prime minister and second is federal minister. Okay, if federal government makes this law, so what about the national assembly, parliament and senate? अगर मैंने आपको बात बोली कि भाई कौन बनाता है ये लॉ, कौन बनाता है, मैंने आपको बोला हु फॉर्म दिस लॉ, द लॉ फॉर्म्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें और होती हैं जो आपने भी नाम सुना होगा, नेशनल असेंबली, ठीक है, पार्लियामेंट, ओके, और सेनेट। तो ये सब क्या है, ठीक है, ये क्या होता है। तो वन बाय वन हम इसको, जैसे जैसे हम अपने लॉ को पढ़ते जाएंगे हम इसको भी डिस्कस करते रहेंगे कि हम एक्ट बनाते कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट इज द पार्लियामेंट। ओके, बेसिकली पार्लियामेंट इज मजलिस-ए शौरा। ओके, मजलिस शौरा इज
Parliament. Okay. Parliament consists of the president, and two houses. ओके, और ये टू हाउसेज इसमें कौन से होते हैं हमारे पास? एक होगी नेशनल असेंबली और दूसरे होता है क्या? सेनेट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि एक्ट कौन बनाता है, हमने बोला गवर्नमेंट बनाती है। कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अब ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं? तो हमने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी फेडरल मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके साथ फेडरल मिनिस्टर होता है। ठीक है, अगर हमने बोला कि ये लॉ गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, समझ आ गया, तो जो नेशनल असेंबली होती है, पार्लियामेंट होता है, सेनेट होता है, ये सब क्या होता है? ठीक है, तो ये होते क्या है? पार्लियामेंट के अंदर ही, पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? मजलिस शोरा। इसी के अंदर हमारे पास प्रेसिडेंट होता है और टू हाउसेज होते हैं। अब वो दो हाउस कौन से होते हैं? नेशनल असेंबली और सेनेट। यानी ये नेशनल असेंबली और ये सेनेट बेसिकली किसके पार्ट है? इस पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पार्ट्स हैं ये दोनों। अब नेक्स्ट उस पर हम अपने चलते हैं बात पे कि कोई भी एक्ट होता है, ठीक है, कोई भी एक्ट होता है वो किस तरह से पास होता है और क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई अपना प्रपोजल लेके जाती हूँ, उसको पास करवाना चाह रही हूँ और उसको किस में चेंज करवाना चाह रही हूँ? अपने प्रपोजल को चेंज करवाना चाह रही हूँ मैं एक्ट के अंदर। ठीक है, एक्ट में मैं चेंज करवाना चाह रही हूँ, तो कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले नेशनल असेंबली में। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं नेशनल असेंबली पे जाऊंगी। नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 342, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी? सेकंड स्टेप पे मैं जाऊंगी कहाँ? सेनेट में। ठीक है, सेनेट में टोटल कितने कितने मेंबर्स होते हैं? सेनेट के अंदर हमारे पास टोटल 104 मेंबर्स होते हैं, 104 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ। जो प्रेसिडेंट होगा वो साइन करेगा। ठीक है, जो मेरा प्रपोजल था ना, बेसिकली उसको जो कहेंगे ना लॉ की लैंग्वेज में, वो कहते हैं बिल। ये मेरा प्रपोजल क्या था? बिल है। अब ये मैं लेके गई कहाँ पे? सेनेट, नेशनल असेंबली में। उसके बाद में लेके गई सेनेट में। ठीक है, तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर था ना, ये मेरा अभी तक बिल ही कहला रहा था। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा हमारे पास किसमें? एक्ट के अंदर, ये जिसको हम लॉ भी कहते हैं, कि वो अब कानून बन गया। ठीक है, पहले वो था बिल, बिल से कानून कैसे बना वो मैंने आपको प्रोसेस बताया। अच्छा, अब ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे? ठीक है, वेन एवर एक्ट विल बी फॉर्म, इट विल प्रेजेंट इन द नेशनल असेंबली, ठीक है, देन इन सेनेट, एंड देन साइन बाय प्रेसिडेंट, एंड इट विल मेक एक्ट और लॉ। अब नेशनल असेंबली के मेंबर्स मैंने आपको कितने बताया? 342 इसके अंदर मेंबर्स हैं। 342 के हाफ कितने होंगे? ऑलमोस्ट कितना? 172 प्लस। मैंने अपना बिल लेके गई नेशनल असेंबली में, एटलीस्ट 172 प्लस मेंबर्स इसको क्या करेंगे? ओके करेंगे। ठीक है, ओके कर दिया इन्होंने। उसके बाद मैं लेके गई अपना, मेरा बिल कहाँ डिस्कस होगा? जाके सेनेट के अंदर मेरा प्रपोजल जो है वो डिस्कस हो रहा है सेनेट के अंदर। सेनेट के टोटल मेंबर्स है 104, इसका हाफ कितना होता है? 52। जब इसके 52 मेंबर्स इसको क्या करेंगे? ओके करेंगे, देन उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे पास प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, ये बिल सेंड होगा प्रेसिडेंट के पास, और अगर वो उसको साइन कर देता है, उसको साइन कर देता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो हमारे पास बन जाता है लॉ या एक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिल जो है या हमारा प्रपोजल जो है वो एक्ट बनता है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी कोई एक्ट लेके आना चाह रहा है,
कोई प्रपोजल अपना देना चाह रहा है, उसको एक्ट बनाना चाह रहा है या लॉ बनाना चाह रहा है, तो ये प्रोसीजर होता है, उसको इसके तहत कोई भी एक्ट जो है वो आता है। ठीक है, अब इसको प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, ये एक्ट बन गया, ठीक है, या लॉ बन गया। और इसको अब हम क्या कहते हैं, इसको लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, sorry, the second thing is ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर हम कोई प्रपोजल अपना पेश कर रहे हैं तो वो बिल कहलाएगा, मगर जब उसको प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, लॉ या एक्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, दो इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो हमने क्या बोली थी कि हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनेंस, कि ये ऑर्डिनेंस क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना, नेशनल असेंबली की अगर बात करें या सेनेट की बात करें, इन दोनों की कोई मीटिंग क्या हो रही है, नहीं हो रही अभी। ठीक है, कोई मीटिंग नहीं हो रही, और इमरजेंसी जो है भाई, और गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, जिसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आ गया या फेडरल कैबिनेट के लोग हैं, वांट टू मेक लॉ। ठीक है, वो कोई लॉ लेके आना चाह रहे हैं, कोई लॉ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इस पे ये होता है कि ये जो होता है ना, जो ऑर्डिनेंस है, ये बनेगा कैसे, अगर कोई प्रेसिडेंट या फेडरल गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आना चाह रही है किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तो वो क्या करेगी, इस लॉ को बनाने के लिए वो इसको जो है पास करेगी पार्लियामेंट से। कहाँ से पास करेगी, पार्लियामेंट से, ये पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट से पास करना है उसको इससे। ठीक है, पार्लियामेंट से पास करना है। अब ये होगा कैसे, पार्लियामेंट की मीटिंग्स तो हो नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है, किसी भी लॉ को अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पास करना हो पार्लियामेंट से, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका रेफरेंस मैं आपको क्या दे रही हूँ, सेक्शन 89। ठीक है, सेक्शन 89 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ऑर्डिनेंस सिर्फ इस सूरत में पास होगा जब सेनेट और नेशनल असेंबली की कोई सेशन नहीं हो रहा, कोई मीटिंग नहीं हो रही होगी, तब इस सूरत में प्रेसिडेंट को, ये हमारे पास ये जो हमारा प्रेसिडेंट होगा उसको ये इख्तियार होगा कि वो बिल को डायरेक्ट साइन कर दे, यानी बगैर, जो हमने एक प्रोसेस पढ़ा कि भाई वो जो बिल होता है वो नेशनल असेंबली में जाएगा, सेनेट में जाएगा, बगैर यहाँ पे डिस्कस हुए, क्योंकि यहाँ की इनकी मीटिंग नहीं हो रही, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास क्या होगा, ये इख्तियार है कि वो इसको साइन कर दे, और साइन करने के बाद क्या आ जाएगा, वो अमल में आ जाएगा। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे ये काम हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो ये पास किया है, प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया है, अगर कोई अमेंडमेंट इन द ऑर्डिनेंस इज द वैलिडिटी, अब इन द, अगर उसमें हम कोई वो लेके आना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आने जा रहे हैं, तो उसकी वैलिडिटी क्या है इस ऑर्डिनेंस की, विच इज़ अबाउट 120 डेज। 120 डेज, अगर 120 दिन के अंदर कोई सेशन नहीं होता तो ठीक है। ठीक है, अगर पहले बात तो ये देख रहे हैं कि अगर हमने ऑर्डिनेंस किस चीज़ को बोला, ऑर्डिनेंस हमने ऐसी चीज़ को बोला कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन में होगा, वो भी कब, कि भाई नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कोई सेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट प्रेसिडेंट उसको साइन कर दे, वो हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डिनेंस है। ठीक है, अब क्या है, हम 120 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, 120 दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 120 दिन में कोई ना कोई नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर मीटिंग आ जाए। अगर कोई मीटिंग नहीं होती तो इसको क्या है, हम एक्सटेंड करवाना है हमें। ठीक है, हम एक्सटेंड करवाएंगे। अगर 120 दिन के अंदर, अगर इन दिनों में से कुछ नहीं हुआ, तो जैसे अगर कोई मीटिंग भी नहीं हुई और भाई एक्सटेंड भी नहीं हो पाया वो, कि हम चाह रहे हैं भाई 120 दिन तो आ गए नेशनल असेंबली में, अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी ऑर्डिनेंस है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, मगर वो एक्सटेंड भी नहीं हो रहा, दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा, ना मीटिंग हुई और ना एक्सटेंड हुआ, दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, अब ये जो होगा ना, ये जो हमने ऑर्डिनेंस बनाया था, ये जो हमने क्या बनाया था,
ऑर्डिनेंस बनाया था, ये क्या कहलाएगा, ये ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस था ये कहलाएगा इनवैलिड। ओके, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर 120 दिन के अंदर कोई मीटिंग हो जाती है और ये पास हो जाता है वहाँ से, उस नेशनल असेंबली और सेनेट से इनकी मीटिंग हो गई 120 दिन के अंदर, इससे ये पास हो गया, तो फिर ये हमारे पास जो है वो लॉ बनेगा और ये फिर हमेशा के लिए रहेगा। अगर कोई मीटिंग नहीं होती और भाई हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम और दे दिया जाए 120 से ज़्यादा, अगर हमें वो टाइम भी नहीं मिलता 120 दिन से ज़्यादा, तो ये जो ऑर्डिनेंस था हमारा ये इनवैलिड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज़ पे आ जाएं। दूसरी चीज़ हम बहुत सुन रहे होते हैं कि रूल्स, लॉ के अलावा, ऑर्डिनेंस के अलावा एक चीज़ होती है रूल। अब ये रूल कौन बनाता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट, जर्नली रूल्स जो होते हैं वो बनते नहीं हैं। ठीक है, ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 43 की बात करें, व्हाट सेक्शन 43 में यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर है कि क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि रूल कौन बनाता है। पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू मेक रूल। ये फेडरल गवर्नमेंट होती है जो कि जिसके पास पावर है रूल्स बनाने की। अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास कौन था, प्राइम मिनिस्टर था और फेडरल कैबिनेट थी। ये दो चीज़ें थी ना फेडरल गवर्नमेंट में। अगर ये इतने एलिजिबल नहीं है, मतलब इनका कोई कंसर्न नहीं है या इनको नहीं पता ड्रग्स के बारे में इतना, तो इसके बाद जो दूसरा बंदा होगा, कौन होगा वो, जो कि रूल्स को फ्रेम कर सकता है, वो है कंसेंट मिनिस्ट्री। जैसे ड्रग्स से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगी वो रूल को फ्रेम करती है, फिर उसको क्या करेगा कंसेंट मिनिस्ट्री, कंसेंट मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा ना, इसको लेके जाएगा वो कैबिनेट में, यानी सेनेट में या नेशनल असेंबली में लेके चला जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ये चीज़। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था फेडरल गवर्नमेंट में कौन कौन होता है। फेडरल गवर्नमेंट में होता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट हो गई। ठीक है, ये दो चीज़ें थी जिसमें फेडरल कैबिनेट में क्या आ गया, नेशनल असेंबली आ गई, सेनेट आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं आप, ये दो चीज़ें इसमें हो गई। अगर हमारे पास भाई ये बंदे, इनका फार्मेसी से या फिर ड्रग्स से रिलेटेड इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इनकी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो इनकी नॉलेज नहीं है या फिर इनकी ट्रेनिंग नहीं है इसके अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के कैबिनेट की या फिर प्राइम मिनिस्टर की। तो अब क्या होगा, अब जो हमारे पास कंसर्न मिनिस्ट्री होगी ना, जो ड्रग्स से रिलेटेड जो मामलात को देख रही होती है, वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, उसके पास इस चीज़ का इख्तियार है कि वो इसको कहाँ लेके जाए। कंसर्न मिनिस्ट्री का मिनिस्टर जो होगा, कंसर्न मिनिस्ट्री का भी जो मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो उसको लेके जाएगा कहाँ पे, कैबिनेट में। ये कैबिनेट में क्या है हमारे पास, नेशनल असेंबली या फिर सेनेट के पास लेके जाएगा। ठीक है, सिर्फ वो बंदा लेके जाएगा जिसको उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होगी, उसका मिनिस्टर कैबिनेट में उसको लेके जाएगा। फिर वहाँ पे जो है वो रूल जो हैं वो फ्रेम होंगे, फिर इसको कंसर्न मिनिस्ट्री का मिनिस्टर वहाँ लेके चला गया, रूल फ्रेम हो गए। ठीक है, और वहाँ पे फिर इसको डिस्कस करेंगे, जो नेशनल असेंबली या सेनेट में ये हमारे पास डिस्कस होंगे रूल्स। ठीक है, और फिर जो है बेसिकली ये जो नेशनल असेंबली और सेनेट है, यहाँ पे ये रूल क्या होते हैं, अप्रूव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रूल्स क्या होते हैं, अप्रूव होते हैं। अच्छा, अगर ड्रग्स की हम बात करें, फॉर ड्रग्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स फ्रेम द रूल्स। ठीक है, और फिर वो कौन रिव्यू करेगा, रिव्यू बाय मिनिस्टर। ठीक है, पहले हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रग्स की बात करी तो कंसर्न मिनिस्ट्री हमारे पास कौन सी होगी ड्रग्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है,
ये कंसर्न मिनिस्ट्री हो गई ड्रग्स के लिए। ये बंदा कहाँ लेके जाएगा, इसका जो मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मिनिस्टर, वो लेके जाएगा इसको कैबिनेट में। कैबिनेट में जाके डिस्कस होंगी और फिर ये जाके अप्रूव हो जाएंगी चीज़ें। तो इस तरह से रूल्स बनते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास, क्या होती है, गैजेट। गैजेट, ठीक है। ये गैजेट्स क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट का कह सकते हैं इसको हम दूसरी ज़बान में अपनी आसान लफ्ज़ में, कि गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह या ऑर्डर को इशू करती है, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैजेट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको अगर गैजेट देखने हो तो आप इस वेबसाइट पे मैं आपको सारी government.pk, किसकी वेबसाइट है, ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट है, ठीक है, नेशनल असेंबली की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको गैजेट आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको दिखा भी देती हूँ गैजेट के होते किस तरह के। ठीक है, गवर्नमेंट के जो गैजेट्स होते हैं वो इस तरह से उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की ना। देखें, ये गैजेट है गवर्नमेंट का, क्लियर नहीं है। गैजेट इस तरह के ही होते हैं, ये स्कैन कॉपीज़ होती हैं बेसिकली गवर्नमेंट की। अगर आप वेबसाइट भी चेक करेंगे ना, आपको इस तरह से मिलेंगे। देख लेती हूँ अगर कोई क्लियर पिक्चर हो। स्कैन कॉपीज़ होती हैं तो इसलिए ये इतनी क्लियर होती नहीं है, बड़ा इनको देख के समझना पड़ता है। कहीं कहीं क्लियर मिल भी जाती हैं, ठीक है। गैजेट ऑफ पाकिस्तान के नाम से ये निकाला हुआ है, इसमें कोई ना कोई चीज़ होगी इससे रिलेट। अब इसमें क्या क्या है, जो भी इसके पार्ट्स हैं, जो चीज़ें, जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालना चाह रही है वो इस तरह से गैजेट की फॉर्म में गवर्नमेंट निकाल रही होती है। इत्तेफाक है कि कोई क्लियर मिल ही नहीं रहा है, बहुत कम होता है कि इसका क्लियर होता है, ठीक है। तो आज हमने जो जो चीज़ें देखी हैं वो यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, हमने ये चीज़ देखी कि कोई भी एक्ट होता है उसको हम रीड कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस होता है कोई एक्ट या बिल के अंदर, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट्स हमने देखे छोटे छोटे कि किस तरह से भाई हम जो लॉ होता है उसमें सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज, सब क्लॉज, ये सब क्या होता है, और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, उसके पार्ट्स मतलब कौन कौन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होता है, और कोई भी लॉ वगैरह जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से पास कर रही होती है, ठीक है। होपफुली आपको टॉपिक समझ आएगा ये वाला। ओके, अल्लाह हाफिज़।